हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसकी हेडिंग है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 है 61 से लेकर के 73A। इसके बाद हम करेंगे 74 से 78 एंड देन 79 से 90A। ठीक है, तो इसमें हालांकि इस चैप्टर में काफी सारे सेक्शंस हैं, बट आज हम कवर करेंगे 61 टू 73A। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक्स पे आते हैं। सेक्शन नंबर 61 डायरेक्टली बोलता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो सबसे पहले उसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 62 और 63। इसमें बताया है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्राइमरी डॉक्यूमेंट की एक लेयर निकल आती है और 63 यानी कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट की एक लेयर निकल आती है। अब हम उसको करते हैं। 64 में है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, किसमें? 64 में है डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करना है। जनरली तो यही होता है कि आप प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूफ करोगे। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला बनाया है 61/62 इज इक्वल्स टू 64, यानी कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 63 सेकेंडरी एविडेंस हमने कर लिया। 65 है। 65 बोलता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। ठीक है, देखो इसका मतलब ये कि ये तो हो गया जनरल। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, कि कुछ केसेस में कहां आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, उससे रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं हम लोग 65A और 65B। क्या है ये क्या बना है? कंप्यूटर की स्क्रीन बनी है। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन बनी है तो इसमें क्या है, ये किससे रिलेटेड है? 65A 65B जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है। तो 65A किस चीज की बात कर रहा है? स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है ये। और फिर 65B किस चीज की बात कर रहा है? 65B बात कर रहा है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब ये क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है और ये एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। बस इतना ही है। 66 देखिए, हमने 1 से स्टार्ट किया था और 1 पे खत्म करते हैं। बाकी हमने पेयर किए, 3 पेयर्स किए हमने इसमें। तो 66 है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें पता चल गया कि कौन कौन से क्या। देखो, तुम्हारे पास किताबें रखी हैं। अब इसके बाद तुमने टेबल ले ली। टेबल में तुम अलग अलग किताबें बिछाओगे, या फिर लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, उनकी डेस्क पे क्या है, उन्होंने अलग अलग सेक्शंस करके उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग किताबें बिछा दी। यानी कि उसमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी है। फिर आप जाके पता करोगे कि कहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, तो आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है। तो उसी से रिलेट कर लो आप इसको कि रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, कि यहाँ पे तुम्हारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स आ गई, इकट्ठा हो गई, अब तुम्हें उसे प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पोर्शन किस बारे में बात करता है? नेक्स्ट पोर्शन बात करता है सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, हालांकि इसका तो पूरा पोर्शन ये है, बट आप अभी सिर्फ इतना पोर्शन कवर करना, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर सेक्शन 67 में आता है सिग्नेचर। तो इसका सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग, इसका प्रूफ, यानी कि 67 में है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन अलिज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। ठीक है, जिसने साइन की है वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड है। देन 67A पे है ई सिग्नेचर। तो इसका क्या हो गया? इसके प्रूफ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अभी आप इतना ही देखो, ये वाला मत देखो, इसको मैंने बाद में करेक्ट किया है। तो आपको सिग्नेचर के बारे में एक चीज पता चल गई कि उसका प्रूफ होगा और फिर ई सिग्नेचर का प्रूफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अटेस्ट पे। ठीक है, अटेस्ट को मैंने जूम कर लिया है। देखिए, अटेस्ट में क्या होता है, आप अटेस्ट नहीं करते हो अपने सिग्नेचर्स वगैरह, अटेस्टेशन करते हो, तो उस चीज से रिलेटेड है। अब अटेस्ट में क्या है, 5 सेक्शन है, 68, 69, 70, 71, 72। ठीक है, अब हम लोग पहले 68 और 69 देखेंगे। इसमें क्या है? प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ किस चीज का प्रूफ है? ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ठीक है, देखो, अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लॉ बोलता है कि भैया तुम इसे अटेस्ट करो। ठीक है, कि इनका ये तुम्हें इन चीजों में अटेस्ट करना है। अब इसके बाद क्या? प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब देखो, तुमने अटेस्ट तो कर दिया है पर यहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों प्रूफ से रिलेटेड हो गए। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 70 एडमिशन। एडमिशन किस चीज का? ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एडमिशन कर रही है पार्टी जिसने अटेस्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद 71 और 72 ये दोनों भी प्रूफ से रिलेटेड है। ठीक है, एडमिशन क्या हो गया? एक अकेला सेक्शन हो गया, है ना, ये जनरली अकेला है। वैसे इसके साथ इधर एक अलग पेयर बना है और इधर एक अलग पेयर बना है। तो देखो प्रूफ क्या है? प्रूफ किस चीज का? 71 में व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। अटेस्टिंग विटनेस क्या बोलता है? नहीं, हमने ये एग्जीक्यूशन डिनाई कर देता है वो। ठीक है,
72 में है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब ये वो डॉक्यूमेंट का प्रूफ है जो लॉ बोलता है कि नहीं इसे अटेस्ट मत करो, ठीक है, तो ये उस प्रूफ से रिलेटेड है। देखो हमारा 68 69 पता चल गया कि ये क्या है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। 69 क्या है, विटनेस ही नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद 70 एडमिशन है, उसको अलग कर दो। फिर इसके बाद अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन, और फिर 72 है नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब इसमें आपको सिमिलैरिटी तो पता चल रही होगी ना कि हाँ कोई दो और पेयर बन रहे हैं, दो और रिलेशन बन रहा है। तो क्या है 68 और 72 का रिलेशन बन रहा है। 68 में क्या है कि लॉ बोलता है कि इसे टेस्ट करो, 72 में क्या बोलता है, लॉ बोलता है इसे टेस्ट मत करो पर उसका भी प्रूफ होना चाहिए। कैसे प्रूफ होगा, उस चीज से रिलेटेड है। अब 69 और 72 का 71 का क्या है कि वेयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है और यहाँ पे जो मिल रहा है वो एग्जीक्यूशन डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे 68 69 71 और 72 पता चल गया कि इनका कुछ प्रूफ का रिलेशन है और फिर इनका एक अलग से पेयर भी बन रहा है, रिलेशन भी बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है एडमिशन 70 सेक्शन 70 ये थोड़ा अलग है और इसका कोई पेयर भी नहीं बन रहा है, इसका कोई रिलेशन भी नहीं हो रहा है। इसमें है एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस सेक्शंस पे जो मैंने बोला था आप थोड़ा सा छोड़ते हैं, है ना। तो अब इन सेक्शंस पे किस बारे में बात हो गई, देखिए एक बार इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट पोजीशन कर दूं। हाँ देखो 67 ए में बोला गया सिग्नेचर से रिलेटेड, ठीक है। और 73 में और फिर 73 ए, ये हो गया 73 ए, इसमें बोला गया है, इसमें भी सिग्नेचर से और हैंड राइटिंग वगैरह से रिलेटेड बोला गया है, ठीक है। अब कैसे बोला गया, देखो 67 में बोला गया प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ठीक है। और 73 में बोला गया है, ठीक है, 72 यहाँ पे खत्म होता है, 73 यहाँ से शुरू होता है। ये कंपैरिजन, इसमें प्रूफ है, इसमें कंपैरिजन है ऑफ सिग्नेचर राइटिंग सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 67 ए में, इसमें है ई सिग्नेचर का प्रूफ, और 73 ए में है प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इसका प्रूफ है डिजिटल सिग्नेचर प्लस इसका वेरिफिकेशन, और इसमें सिर्फ प्रूफ के बारे में है। तो आई होप इसके साथ आपका ये जो ये वाला पोर्शन है कंप्लीट होता है 61 से लेकर के 73 ए, 67 से लेकर के 73 ए। अब हम आते हैं इसकी बेरेट की रीडिंग पे। तो चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 61, इसमें है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूफ होंगी, तो इसमें दो तरह की डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एविडेंस। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। अब इसमें सेक्शन नंबर 61 हो गया है। 62 में आते हैं हम लोग, इसमें क्या है प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस, तो इसमें क्या है प्राइमरी एविडेंस मीन्स, प्राइमरी एविडेंस क्या है, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब मान लो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है, तुम बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखा रहे हो, है ना, उसकी कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं दिखा रहे हो, वही होता है प्राइमरी एविडेंस। अब इसके एक्सप्लेनेशन में है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो तुम्हारी एक स्कूल की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें पेपर्स लगे हैं, तुम्हारे मार्कशीट लगी है, ये लगी है, वो लगी है, वो क्या है सेवरल पार्ट्स, वो सारे पार्ट जो है उसी की प्राइमरी एविडेंस है। नेक्स्ट वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, अगर काउंटर पार्ट में है तो ईच काउंटर पार्ट जो है वो एविडेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। अब देखो तुमने क्या कर दिया, प्रिंट देखो तुमने कहा, तुमने एक कॉलेज वाले से बोला, कॉलेज में बोला कि हमारी ये डॉक्यूमेंट खो गई है, आप मेरी बना दो, तो उन्होंने इसी प्रोसेस से क्या कर दिया, वो डॉक्यूमेंट आपकी बना दी। फॉर एग्जांपल आपकी मार्कशीट, तो वो क्या हो गया, सिमिलर प्रोसेस हो गया, सिमिलर अथॉरिटी ने बनाया, ठीक है। प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी भी चीज से, तो वो सारी क्या है प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे के लिए। बट अगर क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, तुम्हारी मान लो वही जो कॉपी है वो खोई नहीं है, उसका तुमने फोटोकॉपी निकाल दिया, ओरिजिनल की तुमने फोटोकॉपी निकाल दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है। तो समझ लो आप, सेम प्रोसेस अगर यूज हुआ है, सेम अथॉरिटी वगैरह ने बनाया, तो वो क्या है प्राइमरी एविडेंस फॉर ऑल ऑफ द अदर्स है, ठीक है। तो आपके पास वो दोनों क्या हो गई, अगर आपकी पुरानी मार्कशीट भी मिल गई तो आपके पास वो जो नई बनाई थी और जो पुरानी है वो दोनों क्या हो गई, वो दोनों आपकी एक्चुअल प्राइमरी एविडेंस हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 63 पे, ठीक है। सेक्शन नंबर 63 किस बारे में बात कर रहा है, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। सेकेंडरी एविडेंस क्या है, देखो सेकेंडरी एविडेंस क्या है और क्या इंक्लूड करता है उसके बारे में है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेंट, ठीक है। सर्टिफाइड, अब देखो सर्टिफिकेट होता है और फिर उसकी कॉपी निकाल दो, तो सर्टिफाइड कॉपी, अब देखो सर्टिफाइड कॉपीज मतलब तुमने गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास गया, तुमने बोला कि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट चाहिए,
ठीक है, हमने सीआरपीसी वगैरह में पढ़ रखा है या फिर डॉक्यूमेंट्स इसमें भी पढ़ रखा है कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, किससे चाहिए, उसी अथॉरिटी से चाहिए। तो क्या कर देंगे, कॉपी दे देंगे, बोलेंगे पैसा दे दो इस कॉपी वगैरह का, और फिर उसके बाद उसमें थप्पा लगा देंगे, सर्टिफिकेट लगा देंगे। देन इसके बाद है 2, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, ओरिजिनल की कॉपी बनाई है मैकेनिकल प्रोसेस से, विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। ठीक है, अब देखो कॉपी है किससे, मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि फोटो कॉपी कर दी। ठीक है, इसको बोल देंगे पी कॉपी, फोटो कॉपी। देन इसके बाद क्या, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ठीक है, कॉपी क्या है कि ओरिजिनल से बनाई गई है या फिर कंपेयर की गई है, तो ये भी हो गई। कंपेयर्ड इसमें है अलग वर्ड, वरना है तो ये ऊपर वाला टाइप ही। देन इसके बाद है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज साइंड द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ठीक है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसकी कुछ काउंटर पार्ट्स वगैरह हो गई। ठीक है, एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। देखो काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो उसकी आधी अधूरी डॉक्यूमेंट्स है, काउंटर पार्ट्स हैं उसके, वो किसके लिए हो गई, एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो काउंटर पार्ट्स है, ठीक है, वो सामने वाली पार्टी ने तो नहीं बनाई है, तो उनके लिए क्या हो गई, वो सेकेंडरी एविडेंस हो गई, क्योंकि वो मैंने बनाई है, उन्होंने नहीं बनाई है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके जो कंटेंट्स है उसके ओरल अमाउंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। ठीक है, जिसने खुद से देखा हुआ उस चीज को। ठीक है, अब देखो एक और चीज है कि देखो लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है ऑल्सो, कि उसमें कोई हायरार्की नहीं है सेकेंडरी एविडेंस में। ठीक है, कोई भी कैसे भी ले सकता है, इसमें कोई एज सच हायरार्की नहीं है ना। फिर इसके बाद इसमें देखो इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, अ फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस इफ इट्स कंटेंट्स दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड इफ इट इज प्रूव दैट द थिंग फोटोकॉपीड वाज द ओरिजिनल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम फोटोकॉपी को कंपेयर भी करो। ठीक है, ऐसे भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है ये इसकी कॉपी है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस है। नेक्स्ट बी वाला आ जाता है, अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर। ठीक है, एक कॉपी है, उसको कंपेयर किया गया है एक लेटर से, मेड बाय अ कॉपिंग मशीन। ठीक है, यानी कि जो क्लॉज 1 है ना, क्लॉज 1 में क्या बोलता है, फोटो कॉपी। ठीक है, क्लॉज 2 में बोलता है फोटो कॉपी, क्लॉज 3 में बोलता है सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय अ कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। ठीक है, इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। अब देखो तुम कंपेयर्ड कॉपी यानी कि जो देखो एक तो हो गई फर्स्ट कॉपी, एक होती है सेकंड कॉपी। सेकंड कॉपी को कैसे आप कॉपी बोल दोगे, सेकंड कॉपी को देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेकंड कॉपी को आप कॉपी तब आप सेकेंडरी एविडेंस तब बोलोगे जब वो कंपेयर्ड होती है फर्स्ट कॉपी से, उसको कंपेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन बी के थ्रू आपको ये समझ में आता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लॉज सी, अ कॉपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ठीक है, कॉपी क्या है, ट्रांसक्रिप्ट की गई है कॉपी से बट कंपेयर की गई है, यानी कि जो सेकंड कॉपी है उसको कंपेयर करना जरूरी है, किससे, ओरिजिनल से। इज सेकेंडरी एविडेंस बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इट वॉज ट्रांसक्रिप्ट वॉज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉपी को कंपेयर किया गया पर सेकंड कॉपी को नहीं कंपेयर किया गया, तो आप सेकंड कॉपी को नहीं दिखा सकते हो, दो फर्स्ट कॉपी को आपने कंपेयर कर लिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट कॉपी से आपने सेकंड कॉपी बनाई है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल से एक और कॉपी बना देते हो तो उसको सेकंड कॉपी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट कॉपी से आप सेकंड कॉपी बनाते हो। ठीक है, डी है, neither an original account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original। ठीक है, देखो कोई भी ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी, ठीक है, किसी कॉपी का ओरल अकाउंट जो है या फिर किसी फोटोग्राफ और मशीन कॉपी का ओरिजिनल जो है वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है ओरिजिनल का। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 64 पे, इसमें क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। अब हमने इतना पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पोर्शन कि ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस हमें पता चल गया। अब हम 64 और 65 करेंगे। फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन। ठीक है, एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन नंबर 65 में दिया गया है। जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होने चाहिए, क्योंकि बेस्ट एविडेंस रूल होता है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 65 है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन। ठीक है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स जो है मे बी गिवन होता है। तो इसमें क्या है, सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एक्सिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कहाँ पे दिया जाता है, देखो
पहला क्या है, ओरिजिनल जो है वो दिखा दिया जाता है, बट वो क्या करता है, अपीयर होता है कि यार पोजीशन या पावर में नहीं है, ठीक है, किसकी पोजीशन या पावर में, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव, और ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। देखो ओरिजिनल इज शोन और अपियर्स, देखो ओरिजिनल जब किसी और के पोजीशन में, आप किसके पोजीशन में, ऐसे इंसान के पोजीशन में जब आप ले नहीं सकते हो, जैसे यानी कि आउट ऑफ रीच है, या फिर ऐसे इंसान के लिए जिसके अगेंस्ट आपको डॉक्यूमेंट ही प्रूफ करनी है, तो वो क्यों देगा वो डॉक्यूमेंट को, या फिर क्या है, कोई ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, दूसरा बोलता है कि नहीं हम दूसरा लेके ही नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या है कि छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ठीक है, एक तो आउट ऑफ रीच है, उसको मिल नहीं सकता है, या फिर किसी और के पास है जिसके अगेंस्ट ही ये केस है, या फिर जिसको बोला गया लाने को वो नहीं ला रहा है, तो जज साहब वो ला नहीं रहा है, अब हम अपना सेकेंडरी एविडेंस ही दे रहे, तो जज साहब बोलेंगे ठीक है फॉर द ब्रीविटी ऑफ द टाइम आप दिखा दो। नेक्स्ट क्लॉज है इसका बी, when the existence, conditions or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative interest, ठीक है, जिसके खिलाफ केस है उसने मान लिया है, क्या कर दिया है उसने, एडमिट कर लिया है। इसके बाद क्या है, when the original has been destroyed or lost, ठीक है, खराब हो गया है, खो गया है, ठीक है, destroyed, lost, ठीक है। या फिर इसके बाद क्या, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजिली मूवेबल, ठीक है, आप इजिली मूवेबल नहीं है, नॉट मूवेबल है। या फिर व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो, और फिर व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी किसकी परमिटेड होगी, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या फिर ये क्या है, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड होती है, वही, तो इन दोनों की क्या है, सर्टिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामाइंड इन कोर्ट एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन। जो आपको फैक्ट प्रूफ करना है वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट का कलेक्शन का रिजल्ट है कि उसको कोर्ट में नहीं दिखाया जा सकता है, तो उस प्रूफ को आप क्या कर दो, उसका सेकेंडरी एविडेंस दिखा दो, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई है कि पोजीशन अगर किसी और के में है, आउट ऑफ रीच है, एडमिशन कर लिया है उसने ऑलरेडी, या फिर डिस्ट्रॉयड, या फिर लॉस्ट है, या फिर कैन नॉट बी मूवेबल है। इसके बाद क्या है, सर्टिफाइड कॉपी जो प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद क्या है, न्यूमरस अकाउंट्स है, ठीक है। कितनी चीज हो गई, ABCDEF, इसको आप F मान लो, बस इतनी चीजें आपको बतानी है। अब देखो इसमें क्या है, इन केस A, C and D, ठीक है, A क्या है, जब पोजीशन में नहीं है, C क्या है, डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट है, और D क्या है, इजिली मूवेबल नहीं है। एनी सेकेंडरी ऑफ एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, कोई भी सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का जो है एडमिसिबल है। अब क्या है, इन द केस ऑफ B, B मतलब क्या है कि उसने एडमिशन कर लिया है, ठीक है, द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। अब क्या है, उसने ऑलरेडी एडमिशन कर लिया है तो वो क्या है, एडमिसिबल है। देन इन केस E और F के केस में अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी जो है वो एडमिसिबल है, बट कोई और काइंड का सेकेंडरी एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, इन केस G एविडेंस में बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। G क्या है कि न्यूमरस अकाउंट्स हैं, तो क्या जनरल रिजल्ट, यानी कि इधर क्या है, रिजल्ट दे दिया जाएगा बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामाइंड देम एंड हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो एग्जामाइन कर सकते हैं और जो स्किल्ड है उसके एग्जामिनेशन में बताने में कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने सम सॉल्व करने को दे दिए बहुत सारे, जैसे कि अकाउंट बुक हो गई, बहुत सारी बुक्स हैं, अब क्या है, किसी कमीशन को दे दिया आपने कि आप इसको जांच पड़ताल के बताओ कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्किल्ड है उस चीज के लिए, तो इसके बाद वही क्या हो जाएगा, उस चीज को एज अ रिजल्ट उसको एडमिट कर लिया जाएगा। इस हिसाब से आपका सेक्शन नंबर 65 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 65A एंड 65B। 65A और 65B दोनों हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से डील करते हैं। 65A डील करता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और 65A बी बताता है एडमिसिबिलिटी। तो 65A है द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65B। बस इतना ही है कि 65B जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक तरह से इंट्रोड्यूस कर देता है। अब 65B जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, एनी इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड which is printed on a paper वगैरह जहां पे भी है, ठीक है, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer, ठीक है, इसमें जो भी कंप्यूटर रिफर्ड है आउटपुट डिवाइस जो है shall be deemed to be also a document, ठीक है। यानी कि इसमें ये बताया गया है
कि इलेक्ट्रॉनिकली जो भी चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इफ द कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस सेक्शन आर सैटिस्फाइड इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चन एंड शैल बी एडमिसिबल इन एनी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, वो क्या होंगी, एडमिसिबल होंगी, है ना, विदाउट फर्दर प्रूफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल एज एविडेंस ऑफ एनी कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल और ऑफ एनी फैक्ट स्टेटेड देयरइन, विच ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस वुड बी एडमिसिबल, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशंस जो है, कंडीशंस बताई गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट शैल बी द फॉलोइंग नेमली। अब देखो क्या है, पहला तो है कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच कंप्यूटर वाज यूज्ड रेगुलरली to store or process information for the purpose of any activities regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer, ठीक है। रेगुलरली कंप्यूटर यूज हो रहा था और जिसके द्वारा रेगुलर, एक तो पहला है कि जिस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट बनाई गई है तो उस टाइम पे रेगुलरली वही कंप्यूटर यूज हो रहा था। दूसरी चीज है कि जो लॉफुली उस, देखो अब जो लॉफुली उस डॉक्यूमेंट को बना रहा था, जिसके ऊपर लॉफुली कंट्रोल था उस चीज का, वो देगा, ठीक है। तो रेगुलर और लॉफुल कंट्रोल, रेगुलर स्टोरेज एंड लॉफुल कंट्रोल, पहला तो ये हो गया। दूसरा बी में है, सब क्लॉज 2 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में है, ड्यूरिंग द सेट पीरियड इन्फॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ द काइंड फ्रॉम विच द इन्फॉर्मेशन सो कंटेन्ड इज डिराइव्ड was regularly fed into the computer in the ordinary course। अब देखो क्या है, इसमें ऑर्डिनरी कोर्स में जो है इन्फॉर्मेशन जो है रेगुलरली फेड थी। अब रेगुलरली देखो रेगुलरली फेड थी ऑर्डिनरी कोर्स में। इसके बाद क्या है कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, मटेरियल पार्ट ऑफ द पीरियड में कंप्यूटर जो है यूज किया जा रहा था उसी काम के लिए, बट जब नहीं यूज किया था तो उससे वो जो डॉक्यूमेंट है उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज डी है, इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन कंटेन की गई है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूसेस, ठीक है, और इज डिराइव्ड फ्रॉम सच इन्फॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज, ठीक है। देखो जनरली इसमें क्या चीज बताई गई है ABCD में है कि देखो जनरली लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए और फिर उसके बाद जो उसका उसमें यूज हो रहा था वो टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसी काम के लिए यूज हो रहा था, और अगर नहीं हो रहा था तो उस कंप्यूटर को कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस चीज में। बस यही है, ऑर्डिनरी कोर्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटीज रेगुलरली कैरीड ऑन ओवर दैट पीरियड एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए और सब क्लॉज 2 वाज रेगुलरली परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स वेदर, ठीक है। उस टाइम पे रेगुलरली जो है कंप्यूटर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, वो क्या था कि स्टोरिंग, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का उस पीरियड में, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अगर कई सारे देखो एक ऑफिस है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे कंप्यूटर्स कर रहे थे उसमें काम, या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स कर रहे थे सक्सेशन ओवर दैट पीरियड में, ठीक है। उसी पीरियड में सक्सेसिव पीरियड में डिफरेंट कंप्यूटर्स कर रहे थे या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कर रहे थे ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर दैट पीरियड, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, फिर इसके बाद डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है, सक्सेसिव पीरियड्स में। फिर इसके बाद है किसी और मैनर में इन्वॉल्विंग द सक्सेसिव ऑपरेशन ओवर दैट पीरियड whether order of one or more computers and one or more combinations of computer। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप सुन लो, इस वीडियो को देख लो तो पता ओवरव्यू मिल जाता है कि किस बारे में बात कर रही है। क्या कर रहे हैं, पूरा एम्बिट कवर करना चाहते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं छूटनी चाहिए कि कोई भी आप किसी भी छोटी सी गलती की वजह से आप किसी कंप्यूटर को या किसी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को इनवैलिडेट कर दो कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ऑल कंप्यूटर्स यूज फॉर दैट पर्पस ड्यूरिंग दैट पीरियड शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल कंप्यूटर, ठीक है। अब सिंगल कंप्यूटर ही बोला जाएगा उन सब कॉम्बिनेशंस को, और सक्सेसिव पीरियड्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स को सिंगल कंप्यूटर बोला जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 4 आता है, क्लॉज 4 में है in any proceedings where it is desired to give statement in evidence by virtue of this section a certificate doing any of the following things, that is to say। अब देखो इसमें किस बारे में बात हो रही है, इसमें बात हो रही है सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। अब सर्टिफिकेट क्या है, से आइडेंटिफाइंग, अब किस चीज का, आइडेंटिफाइंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद है गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। पर्टिकुलर्स यानी कि कैसे किया गया है, बर्न की गई है कॉपी, CD कैसे बनाई गई है, वो सब रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स टू विच कंडीशंस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 रिलेट, ठीक है।
एंड purporting टू बी साइंड बाई, अब इसको क्या है, साइन भी होना चाहिए। एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजिशन, किससे, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजिशन इन रिलेशन टू ऑपरेशन ऑफ द रेलिवेंट डिवाइस और द मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज विच एवर इज एप्रोप्रिएट, जो भी एप्रोप्रिएट होगा ताकि उसे को एविडेंस ले लिया जाए ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर अ मैटर टू बी स्टेटेड टू द बेस्ट ऑफ द एक्नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द पर्सन स्टेटिंग। जो भी क्या कर रहा है, जो भी स्टेट कर रहा है, मैटर स्टेट कर रहा है, वो बोलेगा अपनी नॉलेज में, उसकी नॉलेज में बेस्ट ऑफ दिस नॉलेज होगा, ठीक है। क्यों, एविडेंस की बात चल रही है इधर, तो कोई भी छोटी छोटी चीजें इस पे वो नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब इसमें इन शॉर्ट क्या बात की गई है, एक बार ये आप देख लेना, ये डायग्राम क्या है। देखो, एविडेंस अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या होगा, सर्वर होना चाहिए, कॉपी, प्रिंट, कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, कोई भी बाय मैनेजमेंट या फिर कोई भी ऑथोराइज पर्सन से, ठीक है, इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, अब इस सेक्शन के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू अ कंप्यूटर इफ इट इज सप्लाइड देयर टू इन एनी एप्रोप्रिएट फॉर्म एंड वेदर इट इज सो अप्लाइड डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें बस एक वर्ड याद रखना है कि एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से क्या है, इन्फॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट इन्फ्लुमेंट से क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। फिर इसके बाद क्या, वेदर इन द कोर्स, अब देखो तुम डार्क वेब के थ्रू नहीं इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, वेदर इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय एनी ऑफिस इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड विद अ व्यू टू इट्स बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ दोज एक्टिविटीज बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटेड अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज, that information if duly supplied to that computer shall be taken to be supplied to it in the course of those activities। इसमें है कि अगर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए है, क्या है कि वेदर द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड विद अ व्यू, कोई भी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, सप्लाई की जाती है कंप्यूटर में, उसका व्यू है कि वो उसको स्टोर करेगी, ठीक है, या फिर प्रोसेस करेगी, किस चीज के लिए, पर्पज ये है कि एक्टिविटीज बाय ए कंप्यूटर ऑपरेटेड अदरवाइज दैन इन द कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज, दैट इन्फॉर्मेशन इफ ड्यूली सप्लाइड टू दैट कंप्यूटर, अगर किसी और एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, पर देखा जाएगा कि अगर वो जो कंप्यूटर है सप्लाई किया गया था उसमें इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू इट इन द कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज, ठीक है, उसका कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कंसिडर करने के लिए ये वाला सब क्लॉज है। नेक्स्ट इसके बाद है, अ कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर वेदर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इट डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट जो है अब इसमें शैल जरूर देख लेना कि कंप्यूटर आउटपुट जो है शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, इट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। अब जरूरी नहीं है वेदर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इट, या तो डायरेक्टली किया गया हो या तो किसी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के द्वारा किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर में कोई डॉक्यूमेंट आ रही है या फिर मॉनिटर के थ्रू प्रिंट करके किसी और आउटपुट डिवाइस से निकाला गया हो, जैसे कि प्रिंटर से, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है ये। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी रेफरेंस टू इन्फॉर्मेशन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन शैल बी अ रेफरेंस टू इट्स बीइंग डिराइव्ड देयरफ्रॉम बाय कैलकुलेशन, कंपैरिजन और एनी अदर प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, इससे जिस्ट है इस सेक्शन का, देखो ये सेक्शन काफी बड़ा हो गया है, पर इस सेक्शन का जो जिस्ट है वो यही है कि कंप्यूटर एंड ऑल द एम्बिट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर वो सब कवर करेगा ये सेक्शन, ठीक है। ये जो है सेक्शन 65B, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 66। अब देखो ये सारे जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं इसके इंपॉर्टेंस सिर्फ प्री में है, मेंस में नहीं है। नहीं, ये सेक्शन बताया था रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। अब क्या है, तुम नोटिस दो किस चीज की, प्रोडक्शन की, ठीक है, नोटिस किसकी, प्रोडक्शन की। देखो, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर टू इन सेक्शन 65 क्लॉज शैल नॉट बी गिवन। जो सेकेंडरी एविडेंस है जनरली वो नहीं दिया जाएगा unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given। क्या previously given किया जाएगा, party in whose possession or power the document is, ठीक है, सच नोटिस टू प्रोड्यूस, यानी कि जब तक तुमने नोटिस टू प्रोड्यूस नहीं दिया जाएगा तब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं दी जाएगी। कौन सी, रिफर टू इन क्लॉज 65 क्लॉज ए, ठीक है, सेक्शन 65 क्लॉज ए, ठीक है। सेक्शन 65 के क्लॉज ए में जो डॉक्यूमेंट्स दी जा रही है, सेक्शन 65 के क्लॉज ए में कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, ये वाली, कि अगर किसी के पोजीशन में है, ठीक है, किसी और के पोजीशन में है तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जाएंगे जब तक नोटिस नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद है कि and if no notice is prescribed by law then such notice as the court considers reasonable under the circumstances of the case, ठीक है। अगर लॉ ने नहीं दी है फिर इसके बाद क्या है, कोर्ट करेगा
नेक्स्ट इसके बाद है प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस और इन एनी अदर केसेस इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद इट। अब देखो नोटिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या जहाँ पे पोजीशन है ना, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है? व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव इज इटसेल्फ अ नोटिस, डॉक्यूमेंट खुद में एक नोटिस है। या फिर क्या है, नेचर है केस का कि एडवर्स पार्टी क्या है वो जानती ही होगी कि उस डॉक्यूमेंट को लाना है। नेक्स्ट है अगर अपीयर होता है कि एडवर्स पार्टी ने क्या किया, ऑब्टेन किया है पोजीशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे, फ्रॉड या फिर फोर्स से, तो फिर नहीं लाना, तो भी नोटिस नहीं जरूरत होगी। या फिर यह कि एडवर्स पार्टी या फिर उसके एजेंट के पास क्या है, हैज द ओरिजिनल, कहाँ पे, कोर्ट में ही है ओरिजिनल। फिर इसके बाद क्या, एडवर्स पार्टी या फिर उसके एजेंट ने एडमिट कर दिया है उस डॉक्यूमेंट के खोने का। नेक्स्ट क्या है, पर्सन इन पोजीशन, जिसके पास उसकी पोजीशन है डॉक्यूमेंट की, वो आउट ऑफ रीच है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट के सब्जेक्ट में नहीं है। देखो सेक्शन 66 ये है कि जनरली क्या है, नोटिस दिया जाएगा जब किसी और के पास पोजीशन है। अगर तुम्हारे पास खुद है तो तुम ऐसे ही ले आओगे ना, या फिर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट से स्टैंप लगवा के सर्टिफाई करवा के ले आओगे। बट अगर किसी और के पास है तो उसे क्या है, नोटिस देना पड़ेगा। अब कोर्ट ये बोलता है कि नोटिस कहाँ नहीं देना पड़ेगा, नोटिस वहां नहीं देना पड़ेगा जैसे कि डॉक्यूमेंट जो है वो खुद में एक नोटिस है, या फिर सामने वाले का तो पता ही है, फिर सामने वाली पार्टी ने धोखेबाजी करके लिया है तो फिर उनको नोटिस थोड़ी उनसे तो छीन लिया जाएगा। या फिर कोर्ट में ही उनके पास ओरिजिनल रखी हुई है तो तुरंत दिखा दीजिए, या फिर क्या है उन्होंने बोल दिया है कि हमसे खो गई है या फिर आउट ऑफ रीच है ना। ठीक, एक सिंपल सी एक ही लाइन में इसको कवर किया जा सकता है, इतने बड़े बड़े क्लॉजेस सब क्लॉजेस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 67। देखिए अभी भी काफी सारे सेक्शन है इसमें, बट अभी हम आते हैं सेक्शन नंबर 67। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, सेक्शन नंबर 67, 67A ये सिग्नेचर के बारे में बात करता है, और 73 और 73A भी सिग्नेचर के बारे में बात करता है। तो हम 67, 67A और 73, 73A को साथ में पढ़ेंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, हम 67, 67A को 73, 73A के साथ पढ़ लेते हैं बाद में। अभी हम अटेस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आ गए हम लोग अटेस्ट के बारे में। सेक्शन 68, सेक्शन 68 है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब देखो लॉ क्या करता है, रिक्वायर करता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब उनकी तो क्या है, रिक्वायर करता है अटेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा उसमें कैसे प्रूव होगा, उसमें कैसे प्रूव होगा, बाय वन अटेस्टिंग विटनेस, ठीक है। एक अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा ही वो चीजें प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को क्या करना है, बुलाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, अगर वो अलाइव है और वो एविडेंस दे सकता है तो, ठीक है। इसके बाद है provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provisions of Indian Registration Act। Indian Registration Act में कुछ भी अगर रजिस्टर किया गया है तो उसमें बुलाना जरूरी नहीं है, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed specifically denied। अगर उस चीज को जो उसने क्या किया है, जिस डॉक्यूमेंट को उसने बनाया है, उस पर साइन किया है, सब कुछ किया है, अटेस्ट किया है, जब तक वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं की जाती तब तक उस इंसान को बुलाया नहीं जाएगा। अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में है तो क्या है इसमें, अगर एक विटनेस कहाँ बुलाना है, जनरली विटनेस बुलाना है, कहाँ नहीं बुलाना है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट वाली चीजों में नहीं बुलाना है, ठीक है, एक्सेप्शन है वो। नेक्स्ट इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब देखो पहले तो बोल दिया कि अटेस्ट की है कोई डॉक्यूमेंट तो उसमें विटनेस चाहिए होगा। अब इसमें वो आ गया सामने से बोला उसने, अरे विटनेस तो मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या होगा, इट मस्ट देन द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस इज एटलीस्ट इज इन हिज राइटिंग। क्या है, उसकी राइटिंग को प्रूव करना पड़ेगा, उसकी सिग्नेचर जो है उसकी राइटिंग में है, और वो जो अटेस्टेशन है वो राइटिंग में है, या किसी ना किसी के द्वारा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो पहला क्या हो गया, 68 विटनेस बुलाओ, 69 विटनेस नहीं है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हैंडराइटिंग प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसके बाद मान लो विटनेस नहीं है, फिर इसके बाद क्या, एडमिशन। अब विटनेस नहीं है तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, मैं ही एडमिट कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट मैंने की थी। अब विटनेस को बुलाने की क्या ही जरूरत है जज साहब, है ना। तो इसमें 70 में क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ हिज एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ, वो खुद कर देता है, खुद एडमिट कर लेता है तो वो सफिशिएंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो लॉ क्या रिक्वायर करता है, लॉ रिक्वायर करता है अटेस्ट, बट स्टिल ऐसे प्रूव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अब वो उसने एडमिट कर लिया, अब विटनेस को तो बुलाया गया था पीछे वाली चीजों में, इधर 69 में विटनेस को बुला लिया गया है, ठीक है। विटनेस अभी तक आया नहीं है तो उस टाइम पे उसने बोला मैं एडमिट कर लेता। अब विटनेस आ गया और विटनेस बोलता नहीं मैं तो मना कर रहा हूँ
क्यों? विटनेस क्या है? विटनेस या तो डिनाई कर देता है या वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव बाय अदर एविडेंसेस, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है दूसरे एविडेंसेस से प्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद इस टॉपिक का नेक्स्ट सेक्शन है 72, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ। अब देखो हमने इससे पहले 68, 69, 70, 71 ये सब क्या थी? रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड थी। 72 में आ गया उन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ जो क्या थी? लॉ बोलता है कि मत अटेस्ट करो। ठीक है, तो उसमें क्या है? एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। उसको कैसे प्रूव किया जाएगा? एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। तो हमने क्या कर लिया? 68, 69, 70, 71, 72 कर लिया, पर हमने सेक्शन नंबर 67 जो है वो छोड़ दिया था। तो सेक्शन नंबर 67 में क्या है? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। ठीक है, प्रूफ है किस चीज का? सिग्नेचर का या हैंड राइटिंग का, उस पर्सन की डॉक्यूमेंट को जो उसने एलिज किया है कि हाँ मैंने ही इस डॉक्यूमेंट को बनाया है और मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? इफ अ डॉक्यूमेंट इज एलिज टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's writing must be proof। ठीक है, उसकी हैंडराइटिंग प्रूफ होनी चाहिए उधर। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन नंबर 67A है। 67A में किसके बारे में बताया गया है? प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आप कैसे प्रूफ करोगे? जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होती है वो बहुत प्रोटेक्टेड होती है, तो उनका प्रूफ जरूरी नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्शन है। ठीक है, बट दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज एलिज्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड, जो अफिक्स की हो टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द फैक्ट दैट सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ दैट सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूफ। जो जिसको क्या है अफिक्स वगैरह किया जाता है ना, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, हर चीज देखो, तुम डॉक्यूमेंट दिखा करके ये नहीं बोल दोगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है, एटलीस्ट उसका एक छोटा ना छोटा प्रूफ चाहिए होगा कुछ। देखो आगे वाले जो पार्ट है, हमने इसके पार्ट 2 में वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में किया है जिनका प्रिजम्पशन हो रहा है, प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन जो ऑलरेडी प्रिज्यूम की जाती है। बट पहले हमने किससे स्टार्ट किया है सेक्शन नंबर, इस स्टार्टिंग के सेक्शन से, कि वो डॉक्यूमेंट जिनका प्रूफ जरूरी है। तो साइन, हैंड राइटिंग, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उनका प्रूफ बहुत जरूरी है। साइन, हैंड राइटिंग का प्रूफ बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो दूसरी डॉक्यूमेंट्स है उनका कुछ कई चीजों का तो प्रिजम्पशन हो जाता है। और किन चीजों का प्रूफ जरूरी है? जनरली क्या है, जो एक्चुअल में प्रूफ की गई है, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट्स है। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ जरूरी है। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस, प्रिलिमिनरी एविडेंस, जो भी एविडेंसेस है सबका जरूरी है, बट बाकी जो बाद में हमने कवर अप किए हैं उनका प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। अब सेक्शन नंबर 73 और 73A बचा है। इसमें क्या है? कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। अब क्या है? एडमिट करो या प्रूव करो। हमने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 70 में कि एडमिशन से भी होता है, और बाकी सेक्शंस में पढ़ा था प्रूफ से भी होता है ना। तो इसमें कंपेयर की बात हो रही है। इसमें क्या? इन ऑर्डर टू एसर्टेन वेदर अ सिग्नेचर, राइटिंग और सील इज दैट ऑफ द पर्सन बाय हुम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन और मेड एनी सिग्नेचर, राइटिंग, सील। ठीक है, कि ये सिग्नेचर उसी इंसान की जो परपोर्ट करता है कि उसने बनाई है। ठीक है, प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट क्या है? खुद सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट तक सेटिस्फाई होना चाहिए। To have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose। ठीक है, देखो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना जरूरी है कि वो उसके हैंडराइटिंग में हुआ है कोर्ट के सेटिस्फैक्शन तक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो कुछ और प्रूव करने के लिए यूज हो, वो हैंडराइटिंग या फिर वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, बट सिर्फ उसकी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए वो डॉक्यूमेंट यूज होगी, दूसरी डॉक्यूमेंट जो है। इसके बाद क्या है? कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट टू राइट एनी वर्ड। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा आओ इधर आओ, तुम लिख के दिखाओ ये। ठीक है, क्यों? उसकी हैंडराइटिंग देखने के लिए। और फिगर फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर द वर्ड्स और फिगर्स सो रिटन विद एनी वर्ड्स और फिगर एलिज टू हैव बीन रिटन बाय सच पर्सन। ठीक है, फिगर आउट करने के लिए कोर्ट क्या करेगा? किसी से भी लिखवा सकता है। देन इसके बाद आता है 73A में प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी डिजिटल सिग्नेचर का प्रूफ नहीं चाहिए होगा, जो बहुत प्रूव्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या है? वेरिफिकेशन के बारे में। इन ऑर्डर टू ascertain whether a digital signature is that of the person by whom it purports to have been affixed, the court में डायरेक्ट, ठीक है, कि डिजिटल सिग्नेचर किसने अफिक्स किया, कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा दैट पर्सन और द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इसमें सर्टिफिकेट की बात हुई है कि तुम अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिखाओ तो ही हम मानेंगे कि ये जो परपोर्ट कर रहा है ये डॉक्यूमेंट वगैरह साइन उसे नहीं की है। ठीक है,
या फिर एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में, ठीक है, एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर परपोर्टेड टू हैव बीन अफिक्स्ड बाय दैट पर्सन। सिंपल बस ये चीज है कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे प्रूव होगी, सर्टिफिकेट के थ्रू प्रूव होगी। अब इसमें क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द IT एक्ट 2000, ठीक है, कंट्रोलर की बात की गई है कि कौन कंट्रोलर होगा। इसके साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसका पार्ट 2 आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही होगा वो। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन होता है, जितना मुझे हुआ है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपको प्लीज़ मेरे वीडियोस में कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।